हेलो एवरीवन, दिस इज भार्गव भारद्वाज और यह है क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जो हमारा चालू था उसका पार्ट 5 सेकेंड लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग वन ऑफ द 3 पिलर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, जो कि थे एग्रीकल्चर, फिर आया हमारा फॉरेन ट्रेड एंड देन इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसका तीसरा पार्ट फॉरेन ट्रेड, हम लोग वैसे ऑर्डर ये नहीं था, ऑर्डर था एग्रीकल्चरल सेक्टर, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर फॉरेन ट्रेड। तो हम लोग तीसरा पार्ट फॉरेन ट्रेड को आज डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फॉरेन ट्रेड की क्या स्थिति थी इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर के हिसाब से उस टाइम पे। सबसे पहला पॉइंट आता है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। इस पॉइंट को तो भाई इतनी बार रिपीट कर चुके हैं जितनी बार मीडिया में सुशांत सिंह राजपूत का डेथ केस, मतलब बहुत बार। भाई साहब क्या है इस पॉइंट में कि इंडिया से फिनिश्ड गुड्स इंडिया में लाए गए, रॉ गुड्स इंडिया से गए, प्राइमरी गुड्स, प्राइमरी प्रोडक्ट्स बेसिकली अगर मैं कहूं, कॉटन गई, सिल्क गया, शुगर गया, वूल गया, इंडिगो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप, आगे भी इसका डिस्कशन आएगा। इंडिगो इंडिया से गया और इंडिया में आया क्या, यही जो कॉटन, सिल्क और वूल हमने बाहर भेजा, इसके सामान बन के, इनके प्रोडक्ट्स, इनके बेसिकली क्लोथ्स बन के इंडिया में आए, विच आर नोन एज फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। फिनिश्ड गुड्स थे ना वो, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, कपड़े पूरे बन के आए ना, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स थे, तो वो आए। तो इंडिया में एक्सपोर्टर हो गया इंडिया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का और इंपोर्टर हो गया सेकेंडरी प्रोडक्ट्स का। नेक्स्ट पॉइंट है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। उस वक्त क्योंकि हम लोग ब्रिटिश के रूल में थे तो इंडिया के ट्रेड पे भी ब्रिटिशर्स का मोनोपोली कंट्रोल था। मोनोपोली मींस एक अकेला, कोई विरोध करने के लिए नहीं, कोई कुछ नहीं, कंट्रोल था। कैसे? मोर देन हाफ ऑफ द ट्रेड was restricted with ब्रिटेन। आधे से ज्यादा ट्रेड तो ब्रिटेन के साथ ही होना था, ये तो तय था, रेस्ट्रिक्ट कर रखा था, पाबंद कर रखा था, और किसी के साथ होगा नहीं। और जो बचा कुचा थोड़ा सा था वो भी सेलेक्टेड कंट्रीज जैसे कि चाइना, श्रीलंका, ईरान, ऐसी कंट्रीज के साथ हुआ। तो बहुत ज्यादा इंडिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ा था, ग्लोबलाइजेशन जैसी कोई चीज थी ही नहीं, बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं था इंडिया बाकी की कंट्रीज के साथ। दूसरा सोने पे सुहागा जो उनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए हो गया, वो था स्विस कैनाल की ओपनिंग 1969 में। अब वो हो गई, उसकी वजह से क्या हुआ, शिप्स का आना जाना, उनकी ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन ब्रिटेन और इंडिया बहुत ज्यादा हेल्पफुल बन गया। ये हुआ नॉर्थ ईस्ट इजिप्ट की एरिया में है इस्थमस ऑफ स्विस। आपका होमवर्क है कि आप दो शब्द स्विस कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। अब ये 2 शब्द कितने हैं? उतने ही जितने मॉर्निंग असेंबली में 2 प्रिंसिपल के 2 शब्द होते हैं, बाकी आप लोग जानते ही हो, ठीक है? तो उतना आपको पढ़ना है स्विस कैनाल के बारे में। मन कर सकता है एग्जामिनर का पूछने का, वैसे कुछ ज्यादा खास वो पूछेगा नहीं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ मतलब भाई पानी, ड्रेन पाइप होता है ना, ड्रेनेज, सब बहा के ले जाता है अपने साथ, गंदगी वगैरह, अच्छा बुरा जो उसमें गिर गया तो वो चला गया। तो वो ड्रेनेज बन गया था ब्रिटिश रूल। इंडिया से लूटते जाओ, ब्रिटेन भेजते जाओ, इंडिया से लूटते जाओ, ब्रिटेन भेजते जाओ, तो ये वाला सिस्टम हो गया था। अब इससे हुआ क्या कि भाई एक्सपोर्ट करते थे, वो लोग एक्सपोर्ट करते थे प्रोडक्ट्स का इंडिया से, और इंडिया में फिर बाद में फिनिश गुड्स का इंपोर्ट करते थे। अच्छा, इंडिया की पॉपुलेशन कोई ज्यादा खास थी नहीं, तो हम लोग की डिमांड वैसे भी बहुत कम ही थी। अब कम डिमांड होने की वजह से होता यह था कि इंपोर्ट बहुत कम होता था लेकिन एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। अब एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो गया, उनके पास ब्रिटिश वालों के पास ब्रिटेन में बहुत सारा माल इकट्ठा होकर रखना चालू हो गया, स्टोर होना चालू हो गया। उन्हें समझ में नहीं आया यूज कैसे करें। यूज करने का मौका आया जब हुई वर्ल्ड वॉर। अब वर्ल्ड वॉर हुई, ब्रिटेन इन्वॉल्व हुआ, तो क्या हुआ भाई, पैसे की कमी आई। अब जब पैसे की कमी आई तो क्या दें, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनको हम सरकारी नौकर कहते हैं, उनको पैसे की जगह ये सामान देना शुरू कर दिया जो इंडिया से लूट के लेके गए थे।
आपने पढ़ा होगा अकाउंटेंसी में, कैपिटल इन कैश, कैपिटल इन काइंड, या सैलरी इन कैश, सैलरी इन काइंड। ठीक है, तो अगर आपको कैश में पैसा नहीं देना तो आप उसकी वैल्यू का, उसके अमाउंट के बराबर कोई और गुड्स या प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। तो वो इंडिया से लूटा हुआ सामान दे देते थे। और ब्रिटिश जो वॉर में जो एक्सपेंसेस होता था उसके लिए भी हमारे से गया हुआ एक्सपोर्ट को यूज करते थे। कोई मशीन खरीदनी है, कोई बंदूक खरीदनी है, AK-47 खरीदनी है, भाई सब छोड़, तू पैसे नहीं है हमारे पास, तू ये सामान ले ले, तू सिल्क ले ले, तू कॉटन ले ले, तू इंडिगो ले ले, हमें दे दे, हमें लड़ना है। ठीक है, तो वॉर के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी यूज किया गया। तो दैट वाज ऑल। 3 पॉइंट थे बस फॉरेन ट्रेड में। फॉरेन ट्रेड तो कोई ज्यादा बड़ा खास है नहीं हमारे सिलेबस में इसके बारे में। ये 3 पॉइंट थे जो कि यस इंपॉर्टेंट है। छोटा सा 6 नंबर का क्वेश्चन फॉरेन ट्रेड से जरूर आ सकता है, कोई बुराई नहीं है। तो ये टॉपिक यहां पे खत्म करके हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक, जिसका नाम है डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होती है भाई? बेसिकली डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन की स्टडी। तो उस टाइम पे पॉपुलेशन का क्या हाल था, क्या सिचुएशन थी, वो सबसे पहला सेंसस, सबसे पहला ऑफिशियल सेंसस, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था, दैट वाज इन 1881। ऑफिशियल सेंसस मतलब जनगणना, लोगों की गिनती, कितने लोग हैं इंडिया में। आपने देखा होगा अभी भी हर 10 साल बाद एक आंटी जी अंकल जी आते हैं, पूछते हैं घर में कितने लोग हैं, कितनी उम्र के हैं, कोई नया आने वाला तो नहीं है, मान लो किसी के घर में कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई जाने वाला तो नहीं है, कोई बुढ़ा है, इसकी बुढ़े अंकल आंटी है जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है, ऐसा है कि बस अब लौड़ के, ठीक है, अब तब के, कहीं ऐसा तो कोई सिचुएशन नहीं है। और फिर कौन कौन क्या क्या नौकरी करता है, किसकी कितनी उम्र है, मैंने आपको बताया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो आपसे कलेक्ट करके ले जाते हैं और फिर इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आगे गवर्नमेंट अपना काम करती है, वो आगे जाके पॉलिसीज बनाती है पूरे साल, आगे आने वाले पीरियड पे। यही डाटा जिसको मिल जाता है वो कंपनीज अपना सेल्स का, मार्केटिंग का देखते हैं कि भाई कितनी पॉपुलेशन है कंट्री में, कितनी एज की है, एवरेज पॉपुलेशन क्या है, मेरा प्रोडक्ट जिनके लिए है वो कितने लोग हैं, कितनी बड़ी मार्केट है। तो फॉर अ कॉर्पोरेट व्यू ऑल्सो ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल रहती है। तो फर्स्ट सबसे पहली बार ये हुई थी 1881 में। फिर आता है ईयर 1921, जिसको हम कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इससे पहले जो भी सिचुएशन थी सोसाइटी की उसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और इसके बाद जो स्टेज हुई उसको हम कहते हैं सेकेंड स्टेज। तो दोनों के चेंजेस इतने ज्यादा बड़े थे कि हमने इन दोनों को अलग अलग स्टेजेस बना दी, और बीच में जैसे एक लाइन खींचते हैं दो चीजों को अलग करने के लिए, ऐसी ये लाइन के तौर पे ये ईयर निकला 1921, इसलिए इसका नाम पड़ा द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ मतलब बच्चे का आना, बच्चे का पैदा होना, डेथ मतलब लोगों का स्वर्ग सिधारना। तो दोनों ही रेट हाई थे। रेट कैसे निकालते? पर 1000, हर 1000 लोगों में कितने नए बच्चे पैदा हो रहे हैं और कितने पुराने बच्चे जा रहे हैं। पुराने बच्चे मतलब पुराने लोग जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। इसके रेट को, अब रेट किसी के कंपैरिजन में निकलता है ना, तो अब हमने निकाल लिया कि हर 1000 लोगों में कितने नए पैदा हो रहे हैं, कितने पुराने जा रहे हैं। तो ये रेट को कहते हैं, पैदा होने के रेट को बर्थ रेट, जाने के रेट को डेथ रेट। तो उस वक्त ये बहुत हाई थे, ऑफ कोर्स 48 और 40 पर 1000 थे। नेक्स्ट है एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी में लेखा पढ़ी, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग एजुकेटेड हैं, उसका रेट। तो ये भी 1000 के बेसिस पे निकाला जाता है कि 1000 लोगों में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग नहीं है। तो उस टाइम पे लिटरेसी रेट वो 16%, 16, यू कैन इमेजिन सच लो। और आज के टाइम पे केरला में लिटरेसी रेट है अबाउट 93 से भी ज्यादा, 93% से भी ज्यादा। तो उस टाइम पे वो 16% लिटरेसी रेट था। और विमेंस की बात कर लो, विमेंस पर्टिकुलरली जो कितनी है, दैट वाज ओनली 7%। तो ये 16% है, ये तो पूरी मिला के मेन विमेन दोनों को, सिर्फ विमेन का देख रहा है तो वो भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, ऑलमोस्ट 7% बस। तो इतने कम लोग शिक्षित थे हमारे देश में। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, मतलब हेल्थ की
वही सैनिटाइजेशन की मैं बात करूं, हेल्थ फैसिलिटीज मतलब हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, ये कोई ज्यादा खास फैसिलिटीज थी नहीं उस टाइम पे। लोगों में इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वाटर बोर्न और एयरबोर्न, एयरबोर्न मतलब ऐसी डिजीज जो हवा की वजह से फैलती, कम्युनिकेबल डिसीजेस, छुआछूत की बीमारी जिसको हम कहते हैं, जो एक से दूसरे में बड़ी आसानी से फैल जाती है। और वाटर बोर्न डिसीजेस मतलब पानी में होने वाले, जैसे मच्छर, कहीं पानी कलेक्ट हो जाता है तो उसमें मच्छर रहते हैं, जैसे पीछे डायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये वाली बीमारी बहुत बड़े लेवल पे फैलती थी। और क्योंकि प्रॉपर इलाज नहीं होता था इन चीजों का, तो क्या होता था कि भाई आप बंदा रिकवर भी नहीं हो पाता था, काफी लोगों की जान गई इन बीमारियों की वजह से उस टाइम पे। तो हेल्थ फैसिलिटीज भी बहुत पुअर थी। नेक्स्ट है हाई इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। मेरी भी टंग टेस्ट हो जाती है इतनी तेज तेज बोलने में। हाई इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, न्यू मेरे मुंह से इसलिए निकल गया था क्योंकि इस पॉइंट में आता है। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट मतलब 1000 बच्चे पैदा हुए, हमने अभी बात करी थी बर्थ रेट क्या होता है कि 1000 लोगों में कितने नए बच्चे पैदा हुए, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट होता है कि 1000 बच्चे जो पैदा हुए उनमें से कितने बच्चे 1 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मर जाते हैं। यस, ऐसी कंडीशंस होती थी, जैसे कि हमने बात की कि हेल्थ फैसिलिटी सही नहीं थी तो बच्चे ज्यादा जी नहीं पाते, जो प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती थी, जो टाइम से पहले आ जाते थे, जिनकी हेल्थ आने के बाद, बर्थ लेने का बहुत कम थी, वो बच्चे अक्सर मर जाते थे। तो कितने 1000 बच्चे अगर पैदा हुए तो उनमें से कितने बच्चे 1 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मर गए। तो ये रेट उस टाइम पे वॉज वेरी हाई, दैट इज 218 पर 1000। हर 1000 बच्चे में से 218 बच्चे 1 साल की उम्र तक जी ही नहीं पाते थे, जो कि अब 2011 के लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से है 44। तो आप चेंज देख सकते हो, 218 एंड देन 44। तो वो उस लेवल की हाई इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट था। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नाम से समझ में आ रहा है लाइफ एक्सपेक्ट करने की। आज जब हम अंदाजा लगाते हैं कि मैं कितने साल जीऊंगा, ठीक है, उस टाइम पे ये अंदाजा बहुत लो था। उस समय 44 इयर्स वाज द एवरेज एज जो एक इंसान जीता था, जो कि आज है अराउंड 67-68 इयर्स। तो इतना बड़ा गैप। सोचो आप 12th के बच्चे हो, आप में से कई सारे बच्चों के पेरेंट्स शायद इस 44-45 के एज के आसपास के होंगे। तो सोचो भाई, उस उम्र में लोग ऑन एन एवरेज इस एज में आके सटक लेते थे, मीन गए हो गया। नेक्स्ट है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी, बहुत बड़े लेवल पे गरीबी फैली हुई थी। गरीबी का क्या आलम, बस क्या बताया जाए। इंडिया में कॉलोनियल पीरियड में एक्सटेंसिव पॉवर्टी पीरियड रहा। एक्सटेंसिव मतलब बहुत है, भारी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का रेट बहुत लो था, वेरी लो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेट, एक्सटेंसिव पॉवर्टी एंड नो रिलायबल डाटा। मतलब इसका कोई प्रॉपर डाटा भी अवेलेबल नहीं था कि कितने लोग गरीबी रेखा से, पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। तो आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी जनता होगी, इसलिए गवर्नमेंट ने भी शायद कभी इनिशिएटिव नहीं लिया होगा कि क्या नापना, इतनी सारी पॉपुलेशन है, छोड़ो, हो सकता है ऐसा कोई कंडीशन ना हो, ठीक है। तो दिस वाज द कंडीशन, ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी लोगों की प्रोफाइल थी उस टाइम पे। फिर हमने आज फॉरेन ट्रेड के बारे में पूछा, तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं, इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ये अगर कुछ समझ में नहीं आया तो अगेन भाई, क्लास में तो हो नहीं, जो हाथ उठा के पूछ नहीं सकते, वीडियो देख रहे हो तो रिवाइंड करके वापस वहीं से प्ले। फिर भी नहीं समझ आया तो नीचे कमेंट सेक्शन केस लिए, नीचे कमेंट्स में पूछ लो। समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो मेरे को प्रेज करने के लिए वीडियो को लाइक करना है। और
अब तक जो 4 पार्ट इसके रह गए, क्योंकि ये 5वां पार्ट है, तो अब तक जो इसके 4 पार्ट रह गए उसको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आगे वाला 6ठा पार्ट, लास्ट पार्ट भी अगर चाहिए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाना। मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी मैंने यूनिट नंबर 6 आई थिंक है, जो भी यूनिट का नंबर है, नाम गवर्नमेंट बजट है, वो चालू किया हुआ है। 3 वीडियोज हैं, उसके में भी पार्ट 1 रिलीज हो गया, 2 पार्ट्स रह रहे हैं, उसको भी पढ़ना है, ऑब्वियसली पढ़ना तो है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।